हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। तो मैं इस वीडियो में मेंस की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि आप ये जानें। अगर प्रीलिम्स आप इस साल का दे भी रहे हैं तो मेंस को साथ में किस तरीके से कवर किया जाए। ठीक है, और ताकि ज़्यादा उसमें टाइम भी ना लगे, बहुत कम टाइम में हो जाए और आपको एग्जैक्टली पता रहे कि जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस के जो पीरियड है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो दो महीने हैं, उन 2 महीने को आप कैसे मैनेज करोगे ये अभी से आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब वो क्लैरिटी का क्या फ़ायदा है? क्लैरिटी का ये फ़ायदा है कि जब आप प्रीलिम्स के पहले एग्जैक्टली जानते हो कि मुझे मेंस के पीरियड में ये करना है और यू हैव ऑलरेडी कवर्ड मेंस, मतलब मेंस का पूरा लेखा जोखा जितना भी सिलेबस है वो ऑलरेडी आपने एक बार एक्सप्लोर कर रखा है पॉइंट वाइज, तो आप प्रीलिम्स देने में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो। आप बताओ कि करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि सर हमारा मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है अच्छे से, हमें प्रीलिम्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये डिलेमा में ना कुछ दिन की पढ़ाई रह जाती है, आदमी जो अपने ऑप्शनल पे ओवर फोकस करने लग जाता है लास्ट के टाइम पे। ठीक है, कंटेम्पलेट करने जाता है कि हाउ आई विल प्रिपेयर फॉर मेंस आफ्टर प्रीलिम्स, फिर वो कह देता है मेंस तो प्रिपेयर ही नहीं है, तो वहीं पे उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डगमगा जाता है बेसिकली। तो ये चीज़ हमें नहीं होने देनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप सिलेबस पॉइंटर जितने भी मेंस के हैं उन सिलेबस पॉइंटर्स पे अगर नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रखे हैं, उसके बावजूद, वैसे मैं ये चाहूँगा कि आप नोट्स प्रिपेयर कर लें और वो कैसे करने हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं भी कर रखे हैं तो एटलीस्ट आप ना एक्सप्लोरेशन कर लें सिलेबस का, और सिलेबस पॉइंटर्स के अंदर पॉइंट्स का एक्सप्लोरेशन कर लें, डिस्कशन कर लें बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और प्रीलिम्स से डिफरेंट नहीं है ये। आपको ये चीज़ प्रीलिम्स में हेल्प देगी ही देगी, और ये आपको इस पूरी वीडियो में क्लियर हो जाएगा किस तरीके से देगी। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आपको इतना इनफ टाइम नहीं मिल रहा है, मान ली बात, लेकिन आप एटलीस्ट पीवाईक्यू की ब्रेन स्टॉर्मिंग, एटलीस्ट पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यू तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम जो आ रहा था 10 नवंबर से, वो हो गया पोस्टपोन। ठीक है, वो अब आएगा 1 दिसंबर से, क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। सबसे बड़ा रीज़न है कि आई डिडंट गेट द टाइम टू डू इनफ पब्लिसिटी फॉर इट। तो ये मेरा प्रोग्राम है जो कि आएगा 1 दिसंबर से 1 दिसंबर। आप इस प्रोग्राम को देखना क्यों ज़रूरी है, इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल देखें। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो, मेरी हेल्प नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देख लें कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको अगर खुद भी करना है तो कैसे करना है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू बाई दिस प्रोग्राम। ठीक है, और मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूँ इसमें कि 20,000 का ये प्रोग्राम था, जिसमें मैं बिल्कुल एडामेंट था कि कम नहीं करूँगा फ़ीस, क्योंकि मेरा खर्चा ही इतना आ रहा था। बट आई हैव गिवन ए डिस्काउंट, लेकिन उस डिस्काउंट की कंडीशन है कि अगर आप 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक अगर इसको ख़रीदते हैं रात के 12 बजे तक, ठीक है, तब आपको इसमें 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा। आप जाएं, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें जब बाई नाउ का ऑप्शन आएगा तो आपको नीचे डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप 3,000 का डिस्काउंट डायरेक्टली ले सकते हैं। ये डिस्काउंट नहीं रहेगा 10 के बाद। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेंटरशिप कोर्स में होगा क्या क्या। मेंटरशिप कोर्स में हमारे पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, टोटल हम पीवाईक्यू बेस्ड चलेंगे, और ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, अगर सिर्फ मेंस का परचेज करना चाहते हैं तो मेंस का भी है। मेंस की फ़ीस जो है 9,999 है। ठीक है, इस पर डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी डेलिब्रेशन के साथ बनाया गया है और इसमें काफ़ी एफर्ट लगने वाला है मेरी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो मेरे एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देन इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है नोट्स बनाने के लिए, प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के नोट्स इसमें एडिड हैं। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से। प्रीलिम्स की मेरी वीडियो है, आप देखना उस वीडियो को। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने डाली है, तो उसमें प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, इसमें सिर्फ मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको मेंस प्रिपेयर करना है, और मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं किस तरीके से कराऊंगा। अब बात आते हैं कि मेंटरशिप सेशन में सर क्या क्या रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्रुप सेशंस। उसके बाद जो है फोकस्ड गाइडेंस। फोकस्ड गाइडेंस का मतलब है मैं पर्सनल सेशंस भी लूँगा फॉर ईच पर्सन। ठीक है, कहीं भी कोई फंस रहा है तो मैं पर्सनल सेशन लूँगा। देयर विल बी अ नंबर वेयर यू कैन कॉल एनी टाइम फॉर द स्टूडेंट हु हैव पेड फॉर द कोर्स। ठीक है, और फिर मैं तुम्हारी पर्सनल डाउट जो भी है, तुम्हारे नोट्स देखूंगा, तुम्हारी शीट्स देखूंगा, और जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारा माइंड खोलने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने जिसके साथ कोशिश करी है उसका खुल ही जाता है। ठीक है, यू हैव सीन दैट बेसिकली। और ग्रुप सेशंस में ये ऐसे ग्रुप सेशन नहीं है कि बस बता दो दी सर कैसे करें क्या करें, नो।
दीज विल बी सब्जेक्ट फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप ग्रुप सेशन आप सोच रहे हो कि किस तरीके से, वैसे आपने देखे होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव नॉट सीन दैट, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फ्रीडम यूपीएससी चैनल। उसमें मैं इस पूरे महीने गवर्नेंस के, सोसाइटी के, आईआर के और इंटरनल सिक्योरिटी के ग्रुप सेशन लूँगा। यू विल सी फॉर योर सेल्फ कि किस तरीके से मैं ग्रुप सेशन लेता हूँ, किस तरीके से सब्जेक्ट को बहुत तरीके से तोड़ के उसको बहुत आसान बना देता हूँ, ठीक है। और फिर इसमें इंटरेक्टिव लाइव सेशन रहेंगे। इंटरेक्टिव लाइव सेशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिलेबस जो है उसका एक हम पॉइंटर उठाएंगे, उस पॉइंटर के हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस पॉइंटर पे क्वेश्चन बन सकता है। 4-5 तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। पीवाईक्यू उसके देखेंगे किस तरीके से पीवाईक्यू आए हुए हैं, देन वी विल ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। अब ये नोट्स आप भी बना सकते हो, मैंने भी बनाए हुए हैं। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं तो मेरे नोट्स से आप एडिशन कर सकते हैं उसमें कुछ भी, ठीक है। बट आई प्रिपेयर्ड ए वेरी फुल प्रूफ नोट्स। अगर आप उनको करेंगे तो बहुत ही छोटे में, देखो क्या होता है ना कि प्री के बाद आपको नहीं पता कि आपको, सबको लगता है कि क्या करना चाहिए, सब लोग भागते हैं टेस्ट सीरीज़ के पीछे कि टेस्ट सीरीज़ कर। अब भाई तुमने पीवाईक्यू लिखे नहीं है, टेस्ट सीरीज़ तुम पहले लिख लो। और टेस्ट सीरीज लिख भी क्यों रहे हो? कोई और चेक करेगा, और जो कोई और चेक कर रहा है वो तुम्हारे जितना कैपेबल भी नहीं है। तो फायदा क्या है इस टेस्ट सीरीज देने का? और इस टेस्ट सीरीज में 1000 रुपये का आप एक टेस्ट पड़ता है, एक टेस्ट 1000 रुपये का पड़ता है। मैं ये कहता हूँ इस टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं आने वाली। इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा कि आप खुद दूसरों की टेस्ट सीरीज चेक करने लायक हो जाओगे। मतलब खुद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि भाई इस टेस्ट में ये आंसर कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसमें क्या आना चाहिए, क्या मिस्टेक है, सब चीज़ पता लग जाएगी, बिकॉज यू हैव बीन विद मी फॉर 5 months, ठीक है, बिफोर प्रीलिम्स इन दिस मेंस प्रोग्राम। हम नोट्स मेकिंग वर्कशॉप्स होंगी कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाए जाएं। वैसे मैं अपने दूंगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन नोट्स, एडिशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप न्यूज़पेपर से ऐड करना चाह रहे हो, तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कितना आपको लेना है, कितना नहीं लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। दैट इज़ वाई आई टोल्ड कि भाई ये प्रोग्राम सिलेबस कंप्लीशन से बाहर जाता है, ये आपको डीप इनसाइट देता है मेंस में। दुनिया सिलेबस कंप्लीशन के पीछे लगी हुई है, सिलेबस कंप्लीट तो हमें करना ही है, बट वी हैव टू डू इट इन ए स्मार्ट वे। ऐसा नहीं है कि भाई सारा एवरीथिंग अंडर द सन यू रीड। अब इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मुरनाल सर की पीडीएफ है, आपको पता है मेंस की कितनी बड़ी है, 500-600 पेज की है। अब इकोनॉमिक्स आती कितनी है? इकोनॉमिक्स 80-100 नंबर की आती है बस। बाकी तो उसमें एग्रीकल्चर रहता है, ठीक है, बाकी उसमें सिक्योरिटी रहता है GS3 में, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है, उसमें साइंस एंड टेक रहता है। तो इनको तुमने इतना अच्छे से किया जितना तुम इकोनॉमिक्स के पीछे भाग रहे हो। और जब मैं अभी, थोड़ा सा वेट कर लो बस, इकोनॉमिक्स को अगर मैं बताऊंगा तो यू डोंट नीड टू रीड दीज 500-600 पेजेस इवन, यू जस्ट प्रिपेयर द थीम्स विच आर देयर इन द इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ आई हैव ब्रेक डाउन, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी इसमें स्ट्रेटजी स्केड्यूलिंग मिलेगी विद प्री। जैसे जैसे प्री का सिलेबस चलेगा वैसे वैसे मेंस के हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर इंस्टेंस, आपको लगता है कि भाई प्री और मेंस अलग अलग है, सब अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, मान लो। अब पीआरआई का टॉपिक ले लो फॉर इंस्टेंस, अब ये पीआरआई का टॉपिक है। अब पीआरआई के टॉपिक में आप प्री में क्या पढ़ते हो कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे बनी, ठीक है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कितने तरह की होती हैं, ये सभी तो पढ़ते हो प्री में। अब फिर सोचते हो इतना तो हमने पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से, अब भाई हम रेडी हो गए मेंस देने के लिए। मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा? हैव पीआरआई बीन सक्सेसफुल आफ्टर देयर फॉर्मुलेशन? आर पीआरआई प्लेइंग अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एसएचजीज इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया? इस तरह के क्वेश्चन है। अब वहाँ घूम जाओगे तुम, यार मैंने पढ़ा तो पीआरआई के बारे में था, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उससे बस मैं इंट्रो तक तो लिख सकता हूँ, लेकिन इंट्रो के बाद नहीं लिख सकता। अब इसलिए मेंस के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेंस में उसके अभी तक में उसमें क्या हुआ और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसमें क्या सॉल्यूशंस हैं, अगर ये हम डिस्कशन कर लें सेशन में बैठ के हिंदी में प्रॉपर मज़ेदार, ठीक है, कि भाई वहाँ ये दिक्कत है, वहाँ ये दिक्कत है, 4-5 केस स्टडी डिस्कस कर लें, तो आप बताओ कि क्या ये प्रीलिम्स की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपकी कंठस्थ नहीं होगी? आपको प्रीलिम्स की प्रेपरेशन रट्टीबाजी लगेगी ही नहीं। आप अभी सोच रहे हो ना प्रीलिम्स के लिए कितना रटना है, रटना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उनके इशू सॉल्यूशन जान जाओगे हर टॉपिक के, तो आपको प्री के लिए भी नहीं रटना है। और अगर प्री में क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल आ गया तो आप फिर वहाँ फंस जाते हो। वहीं पे मैं कहता हूँ गट फीलिंग लगानी चाहिए, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। अब आप प्री में फैक्ट्स रट के जा रहे हो लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी नहीं देख रहे हो ना, तो वहाँ आपके तुक्के गलत होते हैं फिर।
तो इसीलिए मेंस की प्रेपरेशन थोड़ी सी प्री के साथ करनी चाहिए। उससे क्या है, हमारी एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है, सोचने समझने की ताकत डेवलप होती है। उससे हमारे प्रीलिम्स में जो तुक्के मारते हैं ना, जो गट फीलिंग लगाते हैं, जो इंटेलिजेंट गेस मारते हैं, वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू बुकलेट्स एंड डिटेल नोट्स। अब ये नोट्स आपको मार्केट में बहुत जगह मिल जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू बुकलेट भी मिल जाएंगी एंड डिटेल नोट भी मिल जाएंगे, बट दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड एज इफ इट कम्स इन मेंस। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 6 मेंस दिए हैं एंड आई एग्जैक्ट, और 2 इंटरव्यू दिए हैं। अब नहीं निकले मेंस, ठीक है, और इंटरव्यू नहीं निकले मेरे मेंस में, कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में थे। एंड द सेकेंड थिंग इज यू डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ इट। ठीक है, बट गिवन द नॉलेज, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, मोर देन 8 ईयर्स, लेट्स से 9 ईयर्स। ठीक है, नाउ इन 2014। अब 9 साल के एक्सपीरियंस को झोंक के जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो दे विल बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, आपको अभी आइडिया लग जाएगा, मैं दिखाऊंगा इसमें आगे, देखना। तो मेंस स्केड्यूल किस तरीके से चलेगा ये देखो। पहले हम जैसे प्री का स्केड्यूल था उसी के साथ हम चलेंगे। GS2 में ये 4 चीज़ें हम दिसंबर तक खत्म कर लेंगे सारा, विद डिस्कशन प्री का भी पॉलिटी सारा कंप्लीट कर लेंगे। देन एज द इकोनॉमी गोज, ठीक है, तो इकोनॉमी हम GS3 जो है वो कवर करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये फैक्ट इंटेंसिव है और ये जो इन्फॉर्मेशन आप मेंस में लोगे ये आपकी प्री में डायरेक्टली हेल्प करने वाली है। ठीक है। हाँ, एथिक्स आपको हेल्प नहीं करेगी ज़्यादा, सोसाइटी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन ये ज्योग्राफी, एंशिएंट इंडिया मैंने बाद में इसीलिए डाला है क्योंकि उस टाइम प्री में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन चलेगा प्री के बैच में। ठीक है, और आप इस तरीके से भी खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे में थोड़ी बहुत डिस्कशन लेंगे। अब आपको लगता है कि एथिक्स हम फरवरी के पीरियड में करें और उससे नुकसान तो नहीं होगा। देखो, देर आर ओनली 5-6 सेशंस विच आई विल टेक इन एथिक्स। अब इन एथिक्स के सेशन में आपको ये नहीं है पूरी एथिक्स पढ़नी होगी उस टाइम पे, नहीं। इसमें यह है कि व्हाट कम्स इन मेंस एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स, दैट विल बी वेरी मच क्लैरिफाइड टू यू। ठीक है, डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर से पूरा। अब कैसे होगा ये, देखो, सबसे पहला जो है, तुम्हें यही नहीं पता कि पेपर में आ क्या रहा है और कितना आ रहा है। मैंने 10 ईयर PYQ की लिस्ट बनाई है और उन्हें टॉपिक्स में, थीम्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और उन टॉपिक्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं ये देखा है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। अब आपको इसमें पता लगेगा कि ज़्यादातर लोग फंडामेंटल राइट पे फोकस करते हैं, लेकिन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर डेमोक्रेसी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से आपको क्या क्लैरिटी मिली, यहाँ से आपको ये क्लैरिटी मिली कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 10 साल में 7 बार पूछ चुके हैं ये लोग। ठीक है, फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, ये कितनी बार आ रहा है। अब आपको क्या है कि गवर्नर 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 गवर्नर, दुनिया भर के लोग गवर्नर गवर्नर कहते हैं। अब गवर्नर में एक क्वेश्चन आया है बस, 10 साल में एक क्वेश्चन। अब गवर्नर के आप फैक्ट रट रहे हो, उसके एग्जाम्पल रट रहे हो, कौन से गवर्नर ने क्या कर दिया, कैसे क्या हो गया। हाँ, गवर्नर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स? नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट? बट यू शुड नो अबाउट इट एटलीस्ट टू राइट ए 250 वर्ड आंसर। 250 वर्ड का आंसर लिखने के लिए इतना पता होना चाहिए आपको, और इतना पता होने के लिए सिर्फ इतना ही पता कराऊंगा मैं। ऐसा नहीं है गवर्नर पे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ 10-10 घंटे के, ना, जैसे कोचिंगों में चलता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेगी। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूंगा कि ये हिंदी मीडियम के लिए है कि नहीं, और जो है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए है कि नहीं। ठीक है, पहले पूरी बात सुन लो। ऐसे ही पार्लियामेंट, ठीक है, स्पीकर से 2 क्वेश्चन आए हैं, बट स्पीकर इज स्टिल इंपॉर्टेंट। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत बढ़िया हम करेंगे कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी जुडिशरी में, क्या क्या हम कमिटीज़ के सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा पॉलिटी का मैं एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही गवर्नेंस के टॉपिक्स हमने डिवाइड करे हुए हैं। ठीक है, अब पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन है, यस, नो डाउट। अब देखो PRI कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप प्री के लिए कितना पढ़ते हो, बस क्या 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 पढ़ते हो। लेकिन क्यों, कैसे, अगर आप पढ़ोगे तो ना कि यहाँ हेल्प होगी आपकी, प्री में भी हेल्प होगी। ठीक है, इलेक्शंस में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वोटिंग बिहेवियर वगैरह चैप्टर छोड़ ही देते हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए, और उस जो डायनामिक्स है उस पर इलेक्शन में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, RPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, अब सब क्या करते हैं कि सबके सिमिलर टाइप के आंसर लिख के आते हैं, सबके सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन। इनके जो नुआंसेज हैं, 2-3 नुआंसेज हैं बस, ज़्यादा नहीं है। थोड़े थोड़े अंतर लिख के आना, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, ये करंट अफेयर का है, इसको हम अलग से देखेंगे कि इसको कैसे कवर करा जाए। ठीक है, देन सोशल जस्टिस एंड IR, इसमें भी मैंने डिवाइड कर रखा है
कि कहाँ कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब पॉवर्टी एंड हंगर, अब पॉवर्टी एंड हंगर को आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप इसको पढ़ते हो और रट्टाफिकेशन मारते हो। देखो पॉवर्टी हंगर कोई कुछ भी है उसका पहले तो रीज़न पता होना चाहिए, डेफिनेशन पहले तो कि डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन में बहुत सारे हंगर इंडेक्स फलां ढिकां दुनिया भर का, ठीक है। फिर उसका क्या मतलब 5 उसके रीज़न है कि क्यों है ये इंडिया में, हिस्टोरिकल रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न, फलां ढिकां, ठीक है। फिर उसके 5 जो है क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, 5 ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बताओ जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, ठीक है। और फिर वे फॉरवर्ड लिख दो। सॉल्यूशन इज नॉट वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड इज व्हाट हैज़ बीन अप्लाइड, टेस्टेड, बट स्टिल वी कैन मूव अहेड विद समथिंग न्यू विच इज़ पॉलिसी रिकमेंडेशन दैट यू माइट हैव, ठीक है। वे फॉरवर्ड बताओ। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन कितने तरह के कंक्लूजन होते हैं, 10 तरह के। इंट्रोडक्शन होते हैं 10 तरह के, किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का इंट्रोडक्शन ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल ले, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत और तरह के होते हैं, कंटेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है कि क्या कंटेक्स्ट है, फिर करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है। तो कौन से में किस तरह का सूट करेगा, ये सारे टाइप के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको सिखाए जाएंगे इस प्रोग्राम में। सिमिलरली कंक्लूजन भी कई तरह के होते हैं, आपको ये नहीं मालूम होगा। सब क्या करते हैं, समरी लिख के आते हैं। टॉपर के भी आप आंसर देखोगे समरी लिख के आगे आंसर की कि 10 इट नीड्स टू बी डन। अभी तो सिंपल कंक्लूजन हो गया भाई, उसमें कुछ मिर्च मसाला डालो। बहुत सारे होते हैं, कोट बेस्ड कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो इसे सिमिलरली फैक्ट बेस्ड कंक्लूजन हो गया, एक प्रोग्रेसिव कंक्लूजन हो गया, एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हो गया, एक स्लोगन बेस्ड कंक्लूजन हो गया, ठीक है। एक हो गया कोट में ही अगर आप नॉर्मल दे रहे हो तो किसी का कोट डाल दो या फिर उपनिषद वगैरह इस तरह के कोट डाल दो। स्लोगन में जैसे नया भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के कोई स्लोगन डाल दो, ठीक है। तो बहुत तरह के कंक्लूजन हो सकते हैं, ठीक है, आपको अभी आइडिया नहीं है। और फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन में भी, एक तरह के कंक्लूजन में भी कई तरह की लाइंस फ्रेम हो सकती हैं कि भाई फ्यूचर किस तरह का आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। क्या यूटोपियन फ्यूचर दिखाना चाह रहे हो, क्या रियलिस्टिक फ्यूचर दिखाना चाह रहे हो, क्या प्रेजेंट बेस्ड शॉर्ट टर्म फ्यूचर दिखाना चाह रहे हो, क्या लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखाना चाह रहे हो, व्हाट आर यू अचीविंग इन द सोसाइटी, ठीक है। तो उसमें भी कई तरह के नुआंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस प्रोग्राम में खुल के बताऊंगा। अब बात आती है कि किस तरीके से बताओगे सर जी। ये देखो, ये हैं थीम्स जो मैंने दिखाई थी पॉलिटी के पेपर में, ठीक है, ठीक है। प्रियम्बल, बोरोड, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला देखा। अब इसमें जैसे मैंने बताया था नंबर ऑफ PYQs, ये मैंने यहाँ डिवाइड कर लिख रखे हैं बेसिकली। अब प्रियम्बल का ये PYQ आया 2016 में, 2016 के बाद आया ही नहीं है। तो इज़ इट अ पॉसिबिलिटी टू रिपीट, यस देयर माइट बी, देयर माइट नॉट बी, ठीक है। फिर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही आया है, सेपरेशन ऑफ पावर का एक ही आया 2019 में, ठीक है। लेकिन आप ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है, इसमें देखो 2023 में 3 PYQ आए हैं और वो भी 15-15 नंबर के भाई। देखो 10 नंबर का, 15 नंबर का। तो इज़ दिस टॉपिक नॉट बिकम इम्पॉर्टेंट, यस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ट्रेलर दे दिया था UPSC ने 2021 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। तो वील प्रिपेयर दिस इन फुल डिटेल। सिमिलरली आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन में देखो कितने सारे, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, 20 में आया। तो इस टॉपिक को क्या आपको फुल्ली कवर नहीं करना चाहिए? और किस किस से, अब आप पूछ रहे हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन पूछ रहा है तो दुनिया की सारी कंट्रीज से करना है? नहीं भाई, कहीं कहीं अपन को ना जो मेजर मेजर कंट्रीज में डिफरेंसेस है वो देखना पड़ेगा। यूएस से तो कंपेयर होता ही है, क्योंकि यूएस से अपने लक्ष्मीकांत में भी कंपेयर कर रखा है। यूके से कंपेयर होता है क्योंकि यूके से हमने इंस्पिरेशन ली हुई है ना। फिर फ्रांस से होता है, फ्रांस से क्या होता है, सेक्युलरिज्म फ्रांस का थोड़ा डिफरेंट है, और फ्रांस का मिक्स्ड सिस्टम है ना। इसका कौन सा सिस्टम है? इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसका क्या है, मिक्स्ड सिस्टम है। तो ये डिफरेंस आ गया। अब चाइना के से आप कंपेयर, चाइना तो बिल्कुल ही डिफरेंट कम्युनिस्ट हो गया, तो इसलिए वो पूछता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस लोगों को पता होंगे पहले से। तो फिर उसी में घूमता रहता है, किसी में सेक्युलरिज्म पूछ लिया, किसी में बेसिक टेनेट पूछ लिया, डेमोक्रेसी पूछ लिया कि किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है, इक्वलिटी किस तरीके से डिफरेंट है। तो बेसिकली तुम्हें राइट्स बेस्ड डिफरेंस ही पूछ रहा है वो। अब ये 3-4 कंट्री का लगा के तुमने राइट्स बेस्ड डिफरेंट समझ लिया, एक क्वेश्चन तुम्हारा 15 नंबर का पक्का, खत्म। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का आप देख लो, ठीक है। इसी तरीके से DPSP फेडरलिज्म देख लो, गवर्नर देख लो, ऑर्डिनेंस का कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चन को एक एक करके मैं इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगा सब पे।
एवरी क्वेश्चन विल बी ब्रेनस्टॉर्म्ड, एवरी क्वेश्चन विल बी ब्रेनस्टॉर्म्ड। और आपने मेरे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन देखे होंगे तो पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन देखते ही आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि इसमें मेरे को लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस स्ट्रक्चर से लिखना है, इंट्रोडक्शन किस टाइप का होना चाहिए, कंक्लूजन किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, खुद से कर सकते हैं आप। ठीक है, वेल एंड वेल गुड, नोट्स हैं मार्केट में, आप करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं। अब जैसे पार्लियामेंट पे तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि पार्लियामेंट है इस तरीके से है, उसके इश्यूज़ क्या हैं, पार्लियामेंट के सॉल्यूशन क्या हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आपको उतने अच्छे से नहीं आती होंगी, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट्री कमेटी होती है कई तरीके की। कभी पीएसी पे पूछ लिया, कभी पीयूसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, कभी एस्टीमेट कमेटी पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया। यू डोंट नो, अब पहले देख लो किस पे पूछ लिया उसने। एस्टीमेट कमेटी पे पूछा है, यस। फिर पीएसी पे पूछा है, यस। फिर डीआरएससी पे पूछा है, यस। ठीक है, फिर ओवरऑल पूछा है कि फाइनेंशियल कमिटीज़ ओवरऑल पूछा है। ठीक है, तो लेना देना क्या है इनका? लेना देना ये है, सबका आंसर सेम है। मतलब यू शुड नो द प्रॉब्लम विद द कमिटीज़, और फिर जो जो कमिटी पूछी है उसका कुछ स्पेसिफिक डाल दो। अब ये कैसे कवर होगा? स्पीकर है, स्पीकर में पूछ रहा है, रोल पूछ रहा है। ठीक है, फिर वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, उसके पूछ रहा है कि ये क्या सही है, यूके में जिस तरह से प्रैक्टिस हो रही है वो सही है, इंडिया में लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। अब इसका देखो सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, अब मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज हो गई। ठीक है, अब आपने 10 जगह से पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत से भी पढ़ी होगी, लेकिन क्या जो आपने पढ़ा है वो इनफ है इन आंसर्स को राइट करने के लिए? अब ये देखो, अगर इसको देखना, अगर ये इनफ लगता है तो मेरे को बताना। पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है कि भाई ग्रुप ऑफ मेंबर है, ग्रुप ऑफ एमपीज है हु कम टुगेदर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, दैट इज कॉल्ड ए कमेटी। खत्म हो गई कहानी। अब इस तरीके से आप डिफाइन कर दोगे कमिटीज़ को, या फिर आपके पास कोई फैक्ट है तो फैक्ट बहुत सारे हैं इसमें, तो आप उसे कोट कर सकते हो। जैसे टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़, अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी के कितने टाइप्स हो गए? 4 तरह की हैं। 4 तरह की हमें कैसे पता है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछी हुई है और ऑब्वियसली उसमें लिखी हुई है लक्ष्मीकांत में। अब लक्ष्मीकांत में अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी का चैप्टर देखने जाओगे तो 10-15 पेज का चैप्टर है, और उसमें हर कमेटी के बारे में, एवरी कमेटी के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें ना फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अब उन फैक्ट्स को रट रट के आप पगला जाओगे कि भाई ये सब पढ़ना पड़ेगा मेरे को, पार्लियामेंट्री कमेटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात सुन लो पहले। ठीक है, और उसमें हर कमेटी में, एस्टीमेट कमेटी में इतने मेंबर होते हैं, उतने मेंबर होते हैं, भाई नहीं रटना मेंस के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मेंस में बस सिंपल लिखना है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको कोई भी किसी भी कमेटी का क्वेश्चन आ गया, आपको बस लिखना है पार्लियामेंट्री कमेटी 4 लिख देनी है। कौन कौन सी? डीआरएससी स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, दैट्स इट। फाइनेंशियल कमेटी का यहाँ पे है, इसमें 3 और जोड़ दो, पीएसी, पीयूसी एंड एस्टीमेट कमेटी, बस खत्म। ये डायग्राम बनाओगे, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी का क्वेश्चन आएगा उसमें बना के ही आओगे, और लगभग हर साल आ ही रहा है। ठीक है, देखते हैं लास्ट ईयर आया कि नहीं आया। 2023 में आया है, 2024 में पक्का 100% क्वेश्चन आएगा पार्लियामेंट्री कमेटी से। आज लिख के ले लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आएगा ही आएगा। सॉरी 2025 में, 2024 में क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में आया था। और एवरी सेकेंड ईयर रिपीट हो रहा है, एवरी सेकेंड ईयर, देखो आप खुद ही देख लो। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें कोई भी जैसे कमेटी है, अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस क्या हैं। पहले तो ये काम क्या करती हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ कमिटीज़। पहले पूछा था ना रोल्स ऑफ कमिटीज़, अब ये रोल है। ठीक है, कि दे हैव एक्सपर्टीज, दे डू इन डेप्थ स्क्रूटिनी। अब आप सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे जो हर टॉपर लिखता है, आप भी लिखोगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है ना, आपको एक ना एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर रखे हैं कि जैसे अगर एक्सपर्टीज़ है तो एग्जाम्पल कोट करो कि भाई सरोगेसी बिल में एक्सपर्टीज़ दिखाई थी। ठीक है, इन डेप्थ स्क्रूटनी में जॉइंट कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन में इन डेप्थ स्क्रूटनी दिखाई है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करती है, बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाती है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर ने फार्मर ग्रुप के वो सुनी थी। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स बुलाती है। ठीक है, नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन होता है जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो सब मिलके काम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करती है, लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करती है कि बिल की क्वालिटी बढ़ा देती है। और अगर कोई हेस्टी डिसीजन है कि कोई जल्दी डिसीजन जल्दी जल्दी पार्लियामेंट लेना चाह रहा है, लेकिन कमेटी में भेज के थोड़ा सा डिले हो जाता है,
डिले से फ़ायदा ये होता है कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, उस पर डेलिब्रेशन का टाइम मिल जाता है, पब्लिक कंसेंट मिल जाती है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन का चांस मिल जाता है। पीपल पार्टिसिपेशन आपने देखा होगा, बहुत सारी कमेटी, स्पेशली ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जो कमेटी थी है, इसने पब्लिक डिस्क्लोजर निकाला है कि पब्लिक के डाउट्स लेने के लिए डिस्क्लोजर निकाला था। यू कैन कोट दैट एग्जाम्पल, ठीक है। लॉज को स्ट्रेंथन करती है ये कमिटीज़। अब ये तो हमें पता लग गया, अब इनमें चक्कर क्या है, इशू क्या है भाई, अटेंडेंस कम है, बहुत एमपी नहीं आते। अब उसके लिए कोट कर दो फैक्ट, छोटा टेन्योर है, सिर्फ 1 साल का है। अब 1 साल के बाद दूसरा एमपी आएगा उस कमेटी में बैठने, तो 1 साल जिस एमपी ने काम किया उसकी एक्सपर्टीज बनी थी थोड़ी सी, लेकिन अब दूसरा आ गया तो उसकी एक्सपर्टीज खत्म हो गई, तो वी नीड टू इंक्रीज द टेन्योर। ये सॉल्यूशन दिमाग में आया, ठीक है। फिर लिमिटेड डिबेट हो रही है कि भाई ओनली 17% कमिटीज आर, मतलब बिल्स आर बीन रेफर टू द कमिटीज़, ठीक है। तो 83% बिल्स तो रेफर ही नहीं किए जा रहे हैं, तो क्या वो मतलब कुछ कर रही है, तो मतलब उसके हाथ बंधे हुए हैं। फिर पॉलिटिसाइजेशन, वहाँ भी पॉलिटिसाइजेशन आ गया है कमिटीज़ में भी, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। फिर लिमिटेड एक्सपर्टीज, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन में आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, एग्जांपल ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन पॉलिटिसाइजेशन हुआ था, ठीक है। फ्यू बिल्स रेफर्ड, ये आ गया था हमारा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज हैं। कि ट्रांसपेरेंसी इश्यूज क्या है कि जैसे यूएस में आपने देखा होगा कि अनलाइक यूएसए आप लिख सकते हो एज एन एग्जांपल। यूएसए में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जितने भी ये सुंदर पिचई वगैरह होते हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के जाकर बैठते हैं और वो इनसे डिफ़िकल्ट सवाल पूछते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? इंडिया में उस कमिटीज़ के अंदर क्या चल रहा है, किससे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, वी डोंट नो, ठीक है। अब इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सारे सॉल्यूशन लिखें कि डिस्कशन हमारा टाइम होना चाहिए, इन ये अटेंडेंस हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए, टेन्योर बढ़ना चाहिए, 1 साल से 3 साल होना चाहिए या जो भी है, और एमपी की एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसको कमेटी मिलनी चाहिए, है ना। और एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, उसकी लाइव डिबेट्स आनी चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। अब बताओ, ये आपने एक फ्रेमवर्क देख लिया कि कोई भी कमेटी है उसमें ये एक हम थीम बेस्ड सॉल्यूशन डालेंगे, प्रॉब्लम्स डालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सिमिलरली अब पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है, उसके बारे में पूछ रहा है। अब कुछ नहीं करना, ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा, वही जो मैंने बताया था वैसा बॉक्स बनाया आपने। ऑल्दो ये जितने भी पीवाईक्यू हैं, ये पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मैंने लिख रखे हैं, और ये पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में मैंने कितने सारे एग्जांपल्स डाल रखे हैं, आप ये देख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट एग्जांपल चेपने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। जैसे टाइप्स लिख दिए उनके, वो लिख दी कि वर्किंग कहाँ कहाँ करी है, कौन कौन से केसेस में कितना अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। पीवाईक्यू है ये, देख लिया एक बार। फिर आगे चले गए अपन, आगे देख लिया, ठीक है, कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से बिल में उन्होंने काम किया। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में एस्टीमेट कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। फिर मनरेगा रिफॉर्म में पीएससी ने बहुत अच्छा काम किया था, कि जब मनरेगा आई थी तो बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, तो कैग रिपोर्ट आई, कैग ने पीएससी को दी, पीएससी ने जो मनरेगा में करप्शन चल रहा था उसको उजागर किया था, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन 2G स्पेक्ट्रम केस जो हाईलाइट हुआ था, है ना, डिफ़ॉल्ट जो हुआ था, तो वो इस कमेटी ने ही हाईलाइट किया था। तो ये सब रूल्स लिख के आप जो है इसमें कंक्लूजन लिख दोगे, यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो वो रोल पूछ रहा था बेसिकली, हर कमेटी का क्या रोल है, कैसे उसने मतलब इंस्पायर किया है। सिमिलरली डीआरएससी का क्वेश्चन आ गया। अब सेम चीज़ लिखनी है, बस डेफिनेशन चेंज हो रही है कि भाई 24 डीआरएससी है हमारी। पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने सारी लिख दी थी उसमें, इसमें 24 डीआरएससी है, सेम वही चीज़ है। एग्जाम्पल भी सब लगभग सिमिलर कोट कर सकते हो, कोविड-19 का वहाँ भी था, मनरेगा का वहाँ भी था, सब चीज़ सेम है। शॉर्ट टेन्योर है, एडवाइजरी नेचर है, दिस दैट, ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं इसकी, ठीक है। लेस रेफरेंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो सेम ही है जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो इस तरीके से एक पूरा टॉपिक कवर किया जा सकता है। अगर अगली साल मान लो कोई क्वेश्चन आ गया किसी भी एक कमेटी पे, तो अब मेरे को बताओ कि क्या इतना दो दो तीन पन्ने पढ़ने के बाद क्या उस कमेटी का क्वेश्चन आप 15 नंबर का सॉल्व नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हो। अगर ऐसे ही ब्रेन एक्सरसाइज आपने हर कमेटी के लिए, सॉरी, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए कर ली, तो आप बताओ कि आप मेंस कॉन्फिडेंट, अगर आप आंसर राइटिंग अभी नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि आपको करनी भी नहीं चाहिए अगर आप नए हो तैयारी में, तो क्या आपके एटलीस्ट माइंड में फ्रेमवर्क नहीं बन जाएगा कि अगर बाय द वे क्वेश्चन आया तो मेरे को वो क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ऐसे ही स्पीकर में दूसरा टॉपिक है, मैंने एग्जांपल 2 टॉपिक का लिया है,
कि पहले स्पीकर का देखा कि भाई कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या ये करता है, फिर अपने रोल्स देख लिए स्पीकर के कि भाई स्पीकर में ये रोल है। अब कई लोग कहते हैं कि स्पीकर में इंस्टेंसेस नहीं आते हमारे पास। भाई इंस्टेंसेस मैंने डाल रखे हैं, किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, मैंने डाल रखे हैं कि सुमित्रा महाजन ने ये किया था। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल भी अगर आपको आते हैं ना स्पीकर के क्वेश्चन में, तो 2-3 एग्जाम्पल ही बहुत है। मीरा कुमार ने कुछ ये किया था, फिर रवि रे ने कुछ पब्लिक गैलरी को ओपन किया था पार्लियामेंट की। ठीक है, तो ये स्पीकर के रूल्स आ गए, स्पीकर अच्छे हैं। फिर इश्यूज़ क्या हैं स्पीकर के, कि भाई ये सब इश्यूज़ हैं कि कमेटी को बाईपास कर देते हैं, पार्टिसिपेट कर देते हैं। क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, मनी फॉर वोट स्कैम का एग्जाम्पल दे सकते हो। मनी बिल को आधार बिल में उसने डाल दिया। ठीक है, कि वो तो होलोहान की गाइडलाइन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो दीज एग्जाम्पल्स यू कैन कोट। एंड देर आर ऑल्सो रिसेंट एग्जाम्पल्स, जैसे स्पीकर ने जब महाराष्ट्र असेंबली बनी थी, ठीक है, तो स्पीकर ने पार्टीशन रोल प्ले किया था। ठीक है, तो उसे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, इज द करेक्ट सॉल्यूशन? यस, सॉल्यूशन है। यूके मॉडल पे कर सकते हो। फिर इसके कई सारे और सॉल्यूशन है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करनी है। ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज़ करनी है, कि जो भी डिबेट्स हो रही हैं वो सारी पब्लिक के पास जाएं। ठीक है, फिर इसमें जो मेजर बिल्स हैं उनके रिव्यू होने चाहिए। जैसे कि स्पीकर का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेबल जो बिल हो रहा है उस पर तो वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली वोटिंग कराता है। अगर बिल सारे डीआरएससी के पास चले जाएंगे तो स्पीकर का रोल यहाँ पे कम हो जाएगा। यस, कम हो जाएगा। अब स्पीकर पार्टीशन क्यों रहता है, पार्टीशन इसलिए रहता है क्योंकि उसे खतरा रहता है अपनी सीट जाने का, बिकॉज ही स्टिल बिलोंग्स टू द पार्टी, so he should resign. If he doesn't resign, at least give him security for another term. एक टर्म की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उसको, कि एक बार तुमने स्पीकर बना दिया तो इसका मतलब ये है कि वो अगले बार पार्लियामेंट में आएगा ही आएगा। उसके लिए सीट फिक्स रखो। अगर सीट फिक्स लोकसभा में नहीं रखनी है तो राज्यसभा में रखो। ठीक है, ताकि वो पार्टीशन बिहेवियर ना करे। ठीक है, उसको लाइब्रेरी का सपोर्ट, रिसर्च सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, फेयर प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, फलान ढिकान दुनिया भर का। इस तरीके से आप जो है अपने आंसर्स इजीली लिख सकते हो। ठीक है, ये आपने स्पीकर का देख लिया। अब स्पीकर के पीवाईक्यू देख लो, कि जो भी पीवाईक्यू आए हैं, पहला पीवाईक्यू, सेकंड पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं। ठीक है, अब बताओ इस कोड को पढ़ने के बाद क्या ये पीवाईक्यू, अगर ये आंसर ना भी देखो तो आप कर सकते हो। फिर भी मैंने उसके आंसर जो हैं बनाए हैं प्रॉपरली हर पीवाईक्यू के पिछले 10 ईयर्स के। और 10 ईयर्स पीवाईक्यू आई हैव मेड द सॉल्यूशंस, and those are solution which are rich in examples, which are rich in facts and current facts, because I have made them current. पुराने नहीं हैं, अभी बना रहा हूँ बिल्कुल बैठ के। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपनी प्रेपरेशन में। और स्पीकर और ये तो हमने इस 5 मिनट के डिस्कशन में कर लिए। अब लगाओ कि हम 3 महीने जो हैं 2-2 घंटे डिस्कशन करेंगे 4 टाइम्स ए वीक। तो आप बताओ कि आपकी सारी मेंस की प्रेपरेशन एकदम स्ट्रीमलाइन होगी कि नहीं होगी विद प्रीलिम्स। Similarly, I have converted into themes for all the subjects. Let's say इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में आप जैसे मुरनाल के नोट्स पढ़ते हो, मैंने बताया था मुरनाल के नोट्स पढ़ते हो। भाई पढ़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, ऑन एन एवरेज पर ईयर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग? ऑन एन एवरेज पर ईयर 4 to 5 क्वेश्चंस आर कमिंग। आउट ऑफ दीज 2 क्वेश्चन आर ऑफ लेट्स से 10 मार्क, 3 क्वेश्चन आर ऑफ 15 मार्क्स। तो 70 नंबर के आसपास का आ रहा है बेसिकली। अगर एग्रीकल्चर निकाल दें तो 50 से 70 नंबर के बीच में आ रहा है। अब 50 से 70 नंबर के बीच में आप इतना उसमें दिमाग क्यों लगाते हो? और वो भी मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, और वो भी टॉपिक्स को भी सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, और उन पे सारे बढ़िया तरीके से नोट्स बना रखे हैं। इजंट इट ईजी टू डू? सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर वी कैन डू फॉर एवरी सिलेबस पॉइंटर। लेट्स से इकोनॉमिक्स का ही एग्जांपल ले लो। अब आपको जो है इसमें प्रॉब्लम आती है कि भाई इकोनॉमिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, इसमें भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हमें क्या पता है? पीवाईक्यू देख लो ना। जीडीपी आ रहा है मेजरली, कि जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का, जीडीपी हमारी इन्वेस्टमेंट से कैसे बढ़ेगी, है ना। और जीडीपी में वी शेप्ड मॉडल क्या कैसे, मतलब मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने जीडीपी में ये कर लिया कि जीडीपी होती क्या है, पहले तो व्हाट इज जीडीपी, है ना। व्हाट इज द गुड ऑफ जीडीपी, कि वाई जीडीपी इज गुड, वाई वी नीड जीडीपी। ठीक है, रोल्स ऑफ जीडीपी, व्हाट आर द इश्यूज विद जीडीपी ग्रोथ। 2 तरह के इश्यूज हो सकते हैं, कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही तो इश्यूज हो सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो इश्यूज हो सकते हैं, जैसे जॉबलेस ग्रोथ फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो वो इश्यूज लिख दिए तुमने कि जॉबलेस ग्रोथ है, ये फलाना ठिकाना 7-8 इश्यूज लिख दिए। अब सॉल्यूशन क्या है? अपने को जीडीपी कैसे इंप्रूव करनी है, एट द सेम टाइम वी नीड टू मेंटेन द इन्फ्लेशन। ठीक है,
उसके तुमने 6-7 सॉल्यूशन दिमाग में डाल लिए। अब कंक्लूजन डाल लिया कि किस तरीके का आप कंक्लूजन लिख सकते हो। ये सारे आंसर आप सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन में कैटर कर सकते हो। फिर इन पे हम डिस्कशन करेंगे PYQ पे। पहले वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर इन PYQs पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अब बताओ कि आपका प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इतना आपने कर लिया, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप खुद के चेकर खुद ही बन जाओगे। अब आप बताओ कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में मैंने आपको सारे इन PYQs को कैसे हैंडल करना है वो बता दिया, प्लस इनके मैंने तुम्हें प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दिए। अब आप बताओ कि अगर आप कोई भी कमिटी का क्वेश्चन का किसी भी कैंडिडेट का आंसर देखते हो, चाहे खुद का ही देखते हो, तो क्या आपको एग्जैक्टली नहीं पता लग जाएगा इज इट ए गुड आंसर और इज इट ए बैड आंसर? लग जाएगा। तो वाई आर यू इन्वेस्टिंग इन टेस्ट सीरीज? 30-30 हज़ार की टेस्ट सीरीज ले रहे हो भाई, मेरे प्रोग्राम को खरीद लो, सस्ते में आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ मैं। सो दिस इज हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड द प्रोग्राम। और 1 दिसंबर से है। अब 1 दिसंबर से है तो इस बीच में आप क्या करोगे? इस बीच में आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे और मेरे सेशंस अटेंड करोगे। सेशंस में गवर्नेंस, सोसाइटी, IR और इंटरनल सिक्योरिटी मैं कराऊंगा हफ्ते में 3 दिन ग्रुप सेशन। अगर आप अभी भी डिलेमा में है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जस्ट बी विद मी, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग खोलता हूँ और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, लेकिन 9 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप देखें इसको, है ना, और एनरोल करें। 10 तारीख से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी सीरियस हैं इसे एनरोल करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और उनको 3000 का डिस्काउंट है, बाद में डिस्काउंट नहीं रहेगा। थैंक यू ऑल। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।